ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में। सब्जेक्ट हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट, चैप्टर हमारा बैंक अकाउंट, सम्स वाले पेजेस। हम लोग इस चैप्टर में हम एक बैंक है। ट्रांजेक्शन्स जो इस क्वेश्चन में दी हुई है 12 वाले में, वो लोन, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट की ट्रांजेक्शन्स है, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स की ट्रांजेक्शन है, रिबेट की ट्रांजेक्शन्स है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स आप बोल सकते हो, पूरे इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स एक ही शॉर्ट सब में आ गए। तो ध्यान देना, मैंने क्या किया है, ये क्वेश्चन है, मैंने सारे जर्नल एंट्रीज और अकाउंट्स का फॉर्मेट बना के रखा है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज का, लेजर का, उनके अंदर की ट्रांजेक्शन्स का फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। बस मैं अमाउंट्स के साथ आपको एंट्रीज समझा दे जाऊंगा। एक बार मैंने थियरी वाले पेज में भी एंट्रीज समझाई है, अभी मैं आपको अमाउंट्स के साथ एंट्रीज सारी समझाते जाऊंगा, सुनते जाओ। इन लोगों ने अकाउंट से पूछे लेजर अकाउंट्स, तो मैं जर्नल एंट्री को हटा देता हूँ। इन लोगों ने लास्ट लाइन में लिखा है प्रिपेयर लोन, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बिल डिस्काउंट एंड परचेज अकाउंट, यहाँ पे लास्ट में एंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। तो मैं फिलहाल के लिए जर्नल एंट्रीज को हटा देता हूँ। अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं जर्नल एंट्रीज बाद में समझा दूंगा। मैं अभी जर्नल एंट्रीज हटा देता हूँ, सीधा लेजर में आ जाता हूँ। चलो, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ सौरभ बैंक लिमिटेड। तो हम हुए सौरभ बैंक लिमिटेड। तो वी आर बैंक, लेजर ऑफ बैंक, कौन सी बैंक? सौरभ बैंक लिमिटेड, ये हमारी बैंक का नाम हुआ। आगे फिर लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ सौरभ बैंक लिमिटेड on 1/1/17 balance of loan, cash credit and overdraft, bill discounted and purchased and rebate on bill discounted, ये तीन नाम हुए। पहला नाम हुआ लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, दूसरा नाम हुआ बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, तीसरा नाम हुआ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इन तीनों का बैलेंस दिया हुआ है 50 लाख, 30 लाख और 15,000 रुपए। तो 50 लाख लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ये हमारा एसेट होता है। तो मैं लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट में जाऊंगा, ये हमारा एसेट होता है। और यहाँ पे मैं डेट में लिखूंगा 1/1/17, 1/1/2017 और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा एसेट होता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा। ठीक है, अब जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है बेटा, वो ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस किसी भी जर्नल एंट्री में नहीं आता। तो नॉट इंक्लूडेड इन जर्नल एंट्री, ये सब थियरी वाले पेज में लिखा था, अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये 50 लाख रुपीज हमारा ओपनिंग बैलेंस हुआ। लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट हमारा एसेट होता है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। आगे फिर दिया हुआ है बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज 30 लाख, ये भी हमारा एसेट हुआ। ये बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज 30 लाख, ये भी हमारा एसेट हुआ। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। तो मेरे को एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज बनाया हुआ नहीं है। मैं थोड़ी लाइंस इंसर्ट करके एक नया अकाउंट बना देता हूँ, मैं बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट। ये भी हमारा एसेट होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड अकाउंट, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड अकाउंट, ये भी हमारा एसेट होता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट होगा 1/1/17 को। ठीक है, बाकी जो एंट्रीज लिखी हुई है, ये सब एंट्रीज मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, जैसे कंफ्यूजन ना हो बाद में कोई भी। फिलहाल मैं सारी एंट्रीज डिलीट कर देता हूँ। चलो, तो ये हो गया हमारा। पहले लोन, कैश कर, मैं एंट्री सारी डिलीट कर देता हूँ, बार बार आपको डाउट होगा नहीं तो लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट हमारा एसेट होता है। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है 50 लाख, ये मैंने डेबिट कर दिया। लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंट एंड परचेज, ये भी हमारा एसेट होता है 30 लाख, ये भी मैंने डेबिट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया है क्वेश्चन में? रिबेट का बैलेंस दिया हुआ था 15,000 रुपये। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को मैं हमेशा बोलता हूँ प्री रिसीव डिस्काउंट 15,000। अब ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 15,000 जो हुआ, ये हमारा प्री रिसीव्ड डिस्काउंट हुआ। और कोई भी प्री रिसीव्ड इनकम हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो एक अकाउंट मेरे को चाहिए यहाँ पे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। एक मेरे को यहाँ पे अकाउंट चाहिए नया, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। ठीक है, ड्रॉ किया हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट ड्रॉ कर देता हूँ, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड।
ये हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है। अब क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है 15,000 वो हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे 1/1/2017 और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारी लायबिलिटी होती है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखें। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2017 रुपीज 60 लाख वर रियलाइज्ड टुवर्ड्स लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। 60 लाख रियलाइज्ड, ये शब्द देखो रियलाइज्ड। रियलाइज मतलब इतना लोन का पैसा हमको रिकवर हो गया, हमारे कस्टमर्स ने हमको पैसा दे दिया लोन का। तो लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट है, हमारा एसेट है। एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है और क्रेडिट साइड पे माइनस होता है। एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस, क्रेडिट साइड पे माइनस। तो हमारे कस्टमर्स ने 60 लाख रुपीज हमको पे कर दिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कस्टमर्स करंट अकाउंट। अब इसका दूसरा इफेक्ट, डेट इसकी नहीं मालूम है, डेट में डैश डैश कर देता हूँ क्योंकि इन लोगों ने पे किया होगा ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर अलग अलग डेट पे किया होगा। अब लोन का पैसा हमको मिल गया तो कस्टमर्स करंट अकाउंट डेबिट तो लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। जो हमारा एसेट था वो रियलाइज हो गया, कस्टमर्स करंट अकाउंट डेबिट तो लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ये इसकी एंट्री होती है। कस्टमर करंट अकाउंट हमने बनाया नहीं है इसलिए इसका डेबिट वाला इफेक्ट हम लिखेंगे नहीं। आगे इसके बाद लिखा हुआ है द बैलेंस एट द एंड इज 65 लाख, मतलब लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस 65 लाख है। अब क्योंकि ये हमारा एसेट है, तो एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। अब इसका अकाउंटिंग ईयर बैंक का शुरू हुआ है 1/1/17 पे, अकाउंटिंग ईयर एंड होगा 31/12/2017। अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड होगा 31/12/2017 पे। 65 लाख क्लोजिंग बैलेंस, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। इसके बाद आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर द अमाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड इज 50 लाख। मतलब 50 लाख के बिल्स हमने खरीदे। अब बिल यहाँ पे लिखा है परचेज्ड, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज 50 लाख, तो 50 लाख रुपीज के बिल्स हमने खरीदे। तो बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज ये हमें हमारा एसेट होता है। 50 लाख के बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज हमने खरीदे, इसमें डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू कस्टमर्स करंट अकाउंट 50 लाख। इसमें भी डेट में डैश डैश हो जाएगा क्योंकि ये खरीदे होंगे ड्यूरिंग द ईयर। तो बिल्स हमारे पास आए, हमारा एसेट बढ़ गया, तो एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है। तो ये एसेट हमारा बढ़ गया, 50 लाख के बिल्स हमने खरीदे, इसमें डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस। अब धीरे धीरे थोड़ा हार्ड होते जाएगा, अब सुनना ध्यान से। फिर लिखा हुआ है, ये वाली लाइन अच्छे से पढ़ो, ये ऊपर से 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन। ड्यूरिंग द ईयर द अमाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज इज 50 लाख, हाफ ऑफ विच हैव ऑलरेडी मैच्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब 50 लाख के हमने बिल्स खरीदे, उसमें से 25 लाख के बिल्स ड्यूरिंग करंट ईयर मैच्योर हो गए। अब धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा, सुनना ध्यान से। जो हमने 50 लाख के बिल्स खरीदे, ये वाले नए बिल्स खरीदे, इसमें से 25 लाख के बिल्स ड्यूरिंग द ईयर मैच्योर हो गए। अगर मैच्योर हो गए मतलब हमारे कस्टमर्स ने इसका 25 लाख का पैसा हमको दे दिया होगा, 25 लाख के बिल्स का पैसा हमको दे दिया होगा, अमाउंट रियलाइज हो गई होगी, तो बिल डिस्काउंट एंड परचेज हो जाएगा क्रेडिट। कितने बिल रिकवर हो गए, 25 लाख। अब दिमाग लगाओ, अगर 25 लाख के बिल्स मैच्योर हो गए, रिकवर हो गए, ये 25 लाख के बिल्स मैच्योर हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के 25 लाख के बिल्स अभी मैच्योर होना बाकी है। बाकी के 25 लाख के बिल्स मैच्योर होना बाकी है। अब दिमाग लगाओ, अगर 25 लाख के बिल्स रिकवर हो गए तो बाकी 25 लाख के बिल्स जो मैच्योर होना बाकी है उसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस सीएफ। और ये जो बाय बैलेंस सीएफ है, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज का क्लोजिंग बैलेंस, ये बहुत काम का है। ये वाला 25 लाख, ये 25 लाख बहुत काम का है क्योंकि जब हम लोग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड निकालेंगे तब इस 25 लाख पे क्लोजिंग बैलेंस पे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड फाइंड आउट होगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस की डेट होगी ऑब्वियसली 31/12/2017। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमने 50 लाख के बिल्स खरीदे,
उससे 25 लाख के बिल्स मैच्योर हो गए और बाकी 25 लाख के बिल्स मैच्योर होना बाकी है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट एग्जाम में नहीं लिखना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ये जो मैच्योर हो गए और ये जो मैच्योर नहीं हुए, मतलब नेक्स्ट ईयर मैच्योर होंगे। तो जो मैच्योर हो गए उसका पैसा हमको मिल गया और जो मैच्योर नहीं हुए उसका पैसा हमको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। अच्छा, जो ओपनिंग बैलेंस वाले बिल्स थे 30 लाख वाले, ओपनिंग बैलेंस वाले जो बिल्स थे उसके बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है, या शायद आगे चल के क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ होगा। ये 30 लाख के बिल्स क्वेश्चन में कुछ बोला हो कि नहीं बोला हो, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये 30 लाख के बिल्स मैच्योर हो गए और ओपनिंग बैलेंस वाले 30 लाख के बिल्स का पैसा हमको मिल गया। तो अगर ये 30 लाख के बिल्स मैच्योर हो गए और हमको पैसा मिल गया तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय कस्टमर्स करंट अकाउंट, ये वाला 30 लाख। तो जो ओपनिंग बैलेंस वाला 30 लाख है वो मैच्योर हो गया, पैसा मिल गया। 50 लाख के जो नए बिल्स खरीदे उससे 25 लाख के मैच्योर हो गए, 25 लाख के मैच्योर होना बाकी है। ये बिल डिस्काउंट एंड परचेज आप इस पॉइंट पे देखोगे ना, तो मैंने दोनों साइड पे टैली कर दिया, 30 लाख डेबिट क्रेडिट इक्वल और 50 लाख डेबिट क्रेडिट इक्वल। तो हमारा बिल डिस्काउंट एंड परचेज जो है वो दोनों साइड पे टैली हो गया, ठीक है ना। दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 80 लाख, 80 लाख डेबिट का टोटल 80 लाख क्रेडिट का टोटल। तो ये अकाउंट हमारा टैली भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाते हैं, हाफ ऑफ विच से लेकर, चलो फिफ्थ लाइन से फिर से शुरू करते हैं। अब ये लाइन पढ़ेंगे अच्छे से तो रिबेट समझ में आएगा। ड्यूरिंग द ईयर द अमाउंट ऑफ बिल डिस्काउंट एंड परचेज इज 50 लाख, हाफ ऑफ विच हैव ऑलरेडी मैच्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर and the average maturity date for the remaining bills, मतलब remaining half, and the average maturity date of the remaining bills is 31 January 2018 inclusive of days of grace। अब मैं हिंदी में समझाता हूँ कि टोटल जो 50 लाख के बिल्स हमने करंट ईयर में खरीदे थे, 50 लाख के बिल्स, उससे तो 25 लाख के बिल्स मैच्योर हो गए करंट ईयर में। तो जो मैच्योर हो गए करंट ईयर में 25 लाख के बिल्स, उनका सारा डिस्काउंट तो करंट ईयर की इनकम होगी। लेकिन जो बिल्स मैच्योर नहीं हुए हैं, जो बिल्स मैच्योर नहीं हुए हैं, उनका नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट हमारे करंट ईयर के लिए प्री रिसीव डिस्काउंट होगा। मैं फिर से बोलता हूं, सुनना ध्यान से, अभी डायग्राम के साथ बताता हूं। ये जो 50 लाख के बिल्स हमने खरीदे, इन 50 लाख के बिल्स में थे जो 25 लाख के बिल्स करंट ईयर में ही मैच्योर हो गए। इन 25 लाख के बिल्स का जितना भी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट होगा वो करंट ईयर की इनकम होगी, क्योंकि ये करंट ईयर में ही मैच्योर हो गए। बाकी के जो 25 लाख के बिल्स हैं जो इस साल मैच्योर नहीं हुए, नेक्स्ट ईयर मैच्योर होंगे, इनका एक महीने का डिस्काउंट, कौन सा वाला महीना, जनवरी 2018 वाला महीना, क्योंकि ये बिल्स मैच्योर होंगे 31 जनवरी 18 पे। ये नॉट मैच्योर्ड इन करंट ईयर, but this will mature on 31 जनवरी 2018। ये बिल्स 25 लाख के करंट ईयर में मैच्योर नहीं हुए, ये मैच्योर होंगे 31 जनवरी 18 पे। अब हमारा साल तो 31 दिसंबर 17 पे खत्म हो गया, हमारा साल 31 दिसंबर 17 पे खत्म हो गया। ये बिल्स मैच्योर होंगे 31 जनवरी 2018 पे। तो इन 25 लाख के बिल्स का जो एक महीने का डिस्काउंट होगा, उस वो हमारे लिए प्री रिसीव डिस्काउंट है, उसको बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, एक क्लोजिंग बैलेंस, एक महीने का डिस्काउंट। तो 25 लाख आ गया, एक महीना आ गया, बाकी बचा परसेंटेज, कितना परसेंटेज इंटरेस्ट निकालना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ डिस्काउंट लिखा हुआ है, ध्यान दो, रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन बिल्स इज 12%। तो 12% हम डिस्काउंट निकालेंगे। अब सुनते जाना, हमारा रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस आने वाला है, ये रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस। तो रिबेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसकी डेट होगी 31 दिसंबर 2017। इसको मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। अब रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस, हमारे बिल्स थे 25 लाख रुपए के जो नॉट मैच्योर हुए थे, उसमें परसेंटेज था 12/100, तो मल्टीप्लाई बाय 12/100, और उस पे महीने थे एक महीने, तो मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो 25 लाख रुपए पर 12% एक महीने का, तो ये हमारा रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 25 लाख
मल्टीप्लाई बाय 12/100 मतलब 12%, मल्टीप्लाई बाय 1 महीना 1/12, तो ये आता है 25,000। ये रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारा। 25 लाख के बिल्स जो मैच्योर नहीं हुए थे उस पर 12% क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 महीना कौन सा वाला 1 महीना? जनवरी 2018, मतलब हमारा साल खत्म होने के बाद वाला 1 महीना। तो ये रिबेट 25,000 नेक्स्ट ईयर की इनकम, नेक्स्ट ईयर की इनकम मतलब करंट ईयर का प्री रिसीव क्लोजिंग बैलेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी मैं सॉल्व करने बताऊंगा कि इस 25,000 का क्या करेंगे, थोड़ी देर में बताऊंगा। अब यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हैव ऑलरेडी मैच्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको याद है बिल्स का ओपनिंग बैलेंस था 30 लाख और मैंने उनको ऑलरेडी मैच्योर करके बिल वाले अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। आउटस्टैंडिंग बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 30 लाख वाले हैव ऑलरेडी मैच्योर्ड। तो मैंने बोला था ये लिखा हुआ हो कि नहीं लिखा हुआ, ये ओपनिंग बैलेंस वाले 30 लाख वाले बिल हमको मैच्योर करने ही है, क्रेडिट साइड पे लिखना ही है। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आर 4,50,000 एंड 2,40,000। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर इन लोगों ने लिखा है ना बेटा, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ₹4,30,000 ऑन लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का एक ये इंटरेस्ट की अमाउंट है 4,50,000 और ये डिस्काउंट की अमाउंट है 2,40,000। ये दो अमाउंट्स हमारी इनकम है, ब्रैकेट हमारे काम का नहीं है। मैं फिर से पढ़ता हूं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट received during the year are 4,50,000 and 2,40,000 respectively। अभी हमारी इनकम्स है, इनकम्स है तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें क्रेडिट साइड पे कोई भी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय सन्ड्रीज, बाय सन्ड्रीज। मैं इसकी जर्नल एंट्री थियरी वाले पेजेस में बता चुका हूं। जब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मिलता है तो उसकी जर्नल एंट्री होती है सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट याद करो 450 और 240, अमाउंट याद करो 450 और 240। एक अकाउंट मेरे को चाहिए ये वाला, अब मेरे को इसमें अमाउंट चाहिए 450 और 240। इसकी भी डेट हमको नहीं मालूम है, ओके, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर मिलता है, रोज हमको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मिलते रहता है, तो डेट में डैश कर देंगे। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमारी इनकम है, ऊपर देखो अकाउंट कौन सा है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। तो 4,50,000 भी हमारी इनकम है, उसमें लिखेंगे बाय सन्ड्रीज अकाउंट, और 2,40,000 भी हमारा इनकम है, उसमें भी बाय सन्ड्रीज अकाउंट। ये दोनों हमारी इनकम है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? बैलेंसिंग सिखाऊंगा मैं, एक बार एंट्रीज कंप्लीट हो जाए बस हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रिपेयर लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट वो हमने बनाया ही है, बिल डिस्काउंट एंड परचेज भी बनाई है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट भी बनाया ही है। ठीक है, और ये नीचे जो लिखा हुआ है ऑल्सो स्टेट विच ऑफ दीज अमाउंट्स विल यू शो इन द बैंक्स P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एंड हाउ विल दे बी शोन, ये सब बाद में। पहले ये तीन अकाउंट्स को टैली करते हैं। अब एंट्री सारी कंप्लीट हो गई, अब बैलेंसिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये लोन वाला अकाउंट, ये जो लोन वाला अकाउंट है बैड डेट्स तो दिया हुआ ही नहीं था कहीं पे भी, कहीं पे भी क्वेश्चन में बैड डेट वगैरह दिया हुआ ही नहीं था। तो लोन वाला अकाउंट हमारा सिंपल सिंपल हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब लोन के अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल है 125 लाख, लोन के अकाउंट में क्रेडिट का टोटल है 125 लाख मतलब 1,25,00,000। यही मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा, 125 लाख मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा। अब 125 लाख में दे 125 लाख में दे 50 लाख माइनस करते हैं, तो बाकी आएगा डिफरेंस आएगा 75 लाख। ये जो डिफरेंस आया 75 लाख, ये क्या है? ये होगा कि इतने लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट ड्यूरिंग द ईयर हमने ग्रांट किए हैं। तो इसको मैं लिखूंगा टू कस्टमर्स करंट अकाउंट, तो कस्टमर्स करंट अकाउंट, इतना लोन हमने ग्रांट किया, इतना लोन हमने दिया, तो इसको बोलते हैं लोन्स ग्रांटेड, इसको बोलते हैं लोन्स ग्रांटेड। तो 75 लाख ये क्या होगा जो डिफरेंस है डेबिट साइड पे, दिस शुड हैव बीन लोन ग्रांटेड टू कस्टमर्स, तो हम लिखेंगे टू कस्टमर्स करंट अकाउंट 75 लाख। क्वेश्चन मार्क मतलब डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, जो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस होता है मैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। और ये जो क्रेडिट साइड पे 60 लाख है इसको बोलते हैं लोन्स रिकवर्ड। ब्रैकेट्स कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना, सिर्फ आपके समझने के लिए। तो जितना ग्रांटेड होगा वो डेबिट होगा, जितना रिकवर्ड होगा वो क्रेडिट होगा।
तो मैंने क्रेडिट का टोटल किया 125 लाख आया, उसने 50 लाख माइनस कर दिया, बाकी 75 लाख। अब आ जाते हैं बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट। ये तो हमारा पहले ही टैली हो गया, ये जो बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज है ये अकाउंट हमारा पहले से ही टैली हो गया। इसके बाद है बैड डेट अकाउंट, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं था। बैड डेट अकाउंट, बैड डेट रिजर्व भी पूछा हुआ नहीं था, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं थी बैड डेट और बैड डेट रिजर्व की, तो ये दोनों अकाउंट्स मैंने डिलीट कर दिए। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। एक्चुअली पहले रिबेट अकाउंट बनाना चाहिए ऊपर, रिबेट अकाउंट ऊपर बनाना चाहिए, फिर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट नीचे बनाना चाहिए, तो क्या बैलेंसिंग ईजी होती है। तो मैं ये वाला जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट है इसको नीचे लेके जाता हूँ, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को मैं नीचे लेके गया, रिबेट का अकाउंट मैंने ऊपर रहने दिया। अब सुनना ध्यान से बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये एक एरो चाहिए, रिबेट का जो ओपनिंग बैलेंस है 15,000, ये रिबेट का ओपनिंग बैलेंस 15,000, ये क्लोज कर देंगे हम लोग इसको, रिबेट को 15,000 को, और इस 15,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में। देखना ये एरो पे ध्यान देना, ये वाली एरो पे ध्यान देना। जो रिबेट का ओपनिंग बैलेंस है 15,000, इसको क्लोज कर दो, क्लोज कर दो तो पहले था ये क्रेडिट, अभी आप इसको कर दो 15,000 को डेबिट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1/1/2017। अब आपने रिबेट का जो ओपनिंग बैलेंस है 15,000 उसको उल्टा कर दो, ओपनिंग बैलेंस क्योंकि लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, अब आपने इसको डेबिट कर दिया 15,000 डेबिट, रिबेट में होगा डेबिट, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में होगा 15,000 क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं रिबेट के अकाउंट में लिखूंगा टू, रिबेट के अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा, टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। मतलब ये मैंने क्या किया, जो लास्ट ईयर का रिबेट था, जो ओपनिंग बैलेंस था रिबेट का, उसको मैंने रिबेट अकाउंट में डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में क्रेडिट कर दिया। अब ऑब्वियसली रिबेट वाले अकाउंट में लिखूंगा टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट वाले अकाउंट में लिखूंगा बाय रिबेट ऑन, बाय रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 15,000, डेट साल की जो पहली डेट है 1/1/2017। मतलब ये क्या हुआ, ये जो रिबेट का ओपनिंग बैलेंस था वो इंटरेस्ट वाली इनकम में प्लस हो गया। इनकम में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, डेबिट साइड पे माइनस होता है। तो जो लास्ट ईयर का रिबेट था वो हमारे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की इनकम में प्लस हो गया 15,000। अभी करंट ईयर का रिबेट, करंट ईयर का रिबेट है 25,000, ये 25,000 को भी उल्टा कर दो, क्लोज कर दो, यहाँ पे है डेबिट, यहाँ पे 25,000 डेबिट है तो मैं कर दूंगा 25,000 क्रेडिट, यहाँ पे 25,000 डेबिट है तो मैं कर दूंगा 25,000 क्रेडिट, और इसको लेके जाऊंगा मैं इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में, तो बाय इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, डेट साल की आखिरी डेट 31/12/2017। अब ये इंटरेस्ट, ये रिबेट क्लोथिंग है क्लोथिंग रिबेट को भी मैंने उल्टा कर दिया, पहले था डेबिट मैंने कर दिया क्रेडिट। अब 25,000 ऊपर वाले अकाउंट में हुआ क्रेडिट तो नीचे वाले अकाउंट में हो जाएगा डेबिट, मतलब ये रिबेट का हमारा क्लोथिंग बैलेंस है। अब जो रिबेट का क्लोथिंग बैलेंस होता है ये हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम रिबेट टू इंटरेस्ट, तो रिबेट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इसको मैं लिखूंगा टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, और साल की आखिरी डेट 31/12/2017 25,000, ठीक है। तो ओपनिंग वाले को भी उल्टा कर दिया, ओपनिंग वाला पहले था क्रेडिट तो उसको मैंने कर दिया डेबिट, फिर इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट, ठीक है। क्लोथिंग वाला पहले था डेबिट तो उसको मैंने कर दिया क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट, ओके। अब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में पहले क्रेडिट का टोटल करते हैं, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट में है 15,000 और 4,50,000 और 2,40,000, तो इन सब का टोटल आएगा 7,05,000, इन सब का टोटल आएगा 7,05,000, और 7,05,000 क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल है 25,000। अब ऑब्वियसली डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा, तो 7,05,000 में से 25,000 माइनस करो तो बाकी आएगा 6,80,000। ये जो 6,80,000 डिफरेंस आया ये हमारा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का नेट इनकम है, एंड दिस नेट इनकम शुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी डिफरेंस आया नेट इनकम आई
वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ऑब्वियसली ऑन 31/12/2017। तो ये हमारा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट भी टैली हो गया। तो पहले रिबेट का अकाउंट बनाओगे तो ज्यादा इजी होगा, रिबेट को ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में लेके जाना। तो मैंने चारों अकाउंट टैली बैलेंस करके बता दिए। हाँ, वो बैलेंस शीट में क्या लिखना है मैंने नहीं बताया, वो मैं लॉन्ग सम्स के अंदर समझाऊंगा, शॉर्ट सम्स में इतना ही आएगा एग्जाम में। तो मैं एक बार क्वेश्चन आंसर स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे दिन। देखो ये टॉपिक लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही है ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन। बैलेंस शीट में क्या होगा, जो सबका क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, जैसे 65 लाख, ये लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। फिर ये बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज 25 लाख, जो सबका क्लोजिंग बैलेंस है वो लोन्स एंड एडवांस में आएगा। फिर ये रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस 25,000, ये करंट लाइबिलिटीज में आएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। फिर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में कोई बैलेंस सीएफ नहीं होता है, तो ये पीएनएल में आएगा। इनकम्स में शेड्यूल 14 होता है, शेड्यूल 12 या 14 होता है, उसके अंदर ये 6,80,000 आएगा इनकम्स में, ठीक है। तो जब फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंक सिखाऊंगा तब मैं आपको पूरा ये सब बताऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है। अभी तो हम शॉर्ट सम्स कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो इतना लिखना है सब अच्छे से, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ फिर से, लिखना अच्छे से। क्वेश्चन हो गया, ये आंसर पहला अकाउंट, ये दूसरा अकाउंट, ये तीसरा अकाउंट और ये चौथा। चलो लिखना शुरू करो।